स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी पर। कुछ दिनों पहले हमारे पास एक मेल आई थी श्रिन की। श्रिन ने लिखा था कि वो निवेश धीरे धीरे सीख रहे हैं और उन्हें थोड़ी डिटेल में स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की जानकारी चाहिए। लिखा था कि अगर इस इंडेक्स का कंपैरिजन निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स से करके स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को हम डिटेल में समझा पाए तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट से जुड़े सही फैसले लेने में आसानी होगी। और यही हमारा मकसद है बी वेल्दी पर भी। इत्तेफाक की बात यह है कि अभी ग्रो म्यूचुअल फंड का ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड का एनएफओ खुला हुआ है सब्सक्रिप्शन के लिए 23 फरवरी तक। तो हमने सोचा क्यों ना ग्रो म्यूचुअल फंड में ही किसी से बात करके इस पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में जानकारी उनसे ली जाए और वो सभी निवेशक जो स्मॉल कैप स्पेस को समझना चाहते हैं उनकी उलझन को दूर किया जाए। तो आज हमारे साथ हैं ऋषभ लूनिया, फाइनेंस एजुकेटर एट ग्रो म्यूचुअल फंड। वो आपकी सभी उलझनों को, खासकर जो पर्टिकुलर इंडेक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, इसके बारे में जो भी उलझन है वो दूर करने में हमारी मदद करेंगे। ऋषभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अम, ऋषभ, हम सब जानते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम टुडे। सो ऋषभ, हम सभी जानते हैं कि स्मॉल कैप स्पेस बीते एक साल में चर्चा में रहा है और फॉर ऑल द वैलिड रीजंस। क्या यही एक वजह होनी चाहिए स्मॉल कैप स्पेस में निवेश करने की? ओके। तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा जितने भी दर्शक हमको सुन रहे हैं कि स्मॉल कैप जैसे आप नाम सुनते हैं, एक परसेप्शन स्मॉल कैप से जुड़ा होता है, वो है कि हाई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स को रहती है। बट हम्म, एट द सेम टाइम हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो हाई रिटर्न है, इट कम्स विद अ हाई रिस्क इन दिस कैटेगरी। सो हाई रिटर्न और हाई रिस्क गोज हैंड इन हैंड, ये एक साथ चलते हैं। और अगर हम हाई रिटर्न की बात करें और हम समझें कि ये कैसे इस कैटेगरी ने हाई रिटर्न दिया है, तो अगर हम पिछले हम्म, 10 सालों की बात करें और हम सारी उन कंपनियों का एक यूनिवर्स तैयार करें जिन्होंने 10x रिटर्न दिया है, और उस यूनिवर्स को अगर हम ठीक से स्टडी करें तो हम ये देखेंगे कि जो अधिकतर इस कंपनी में आउट परफॉर्मेंस मिला है, वो स्मॉल कैप कैटेगरी से निकल के आता है। बट हम्म, एट द सेम टाइम अगर हम अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें कि कितनी अर्निंग्स इन कंपनियों ने दी है, तो वहां भी स्मॉल कैप एक्चुअली मिड कैप और लार्ज कैप के मुकाबले अर्निंग ग्रोथ में लास्ट 15 साल की अर्निंग ग्रोथ में हैंड्स ऑन मिड कैप और लार्ज कैप को बीट करता है। बट हम्म, जो हमें ध्यान रखने की चीज यहाँ पे है स्मॉल कैप में, वो है कि जो डाउनसाइड रिस्क है, जो वोलेटिलिटी स्मॉल कैप अपने साथ लेके आता है, वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप। और हम्म, इसको अगर हमें मैनेज करना है, तो डाइवर्सिफिकेशन एक तरीका है जिसके थ्रू हम इसको मैनेज कर सकते हैं। सो हम्म, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रख के अगर आप आगे बढ़े, तो ये एक हम्म। अच्छी चीज हो सकती है आपके पोर्टफोलियो के लिए। इंटरेस्टिंग। ऋषभ, एक बात ये बताएं यहाँ पर मुझे कि ऑलरेडी स्मॉल कैप स्पेस में काफ़ी इंडाइसेस है हमारे पास स्मॉल कैप 50 है, स्मॉल कैप 100 है। सो ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स क्या है? ओके, आई थिंक काफी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। काफी लोग जी। जागरूक है कि ये 250 स्टॉक्स वाला इंडेक्स कौन सा है। तो इसके लिए हम्म, अगर हम थोड़ा सा मार्केट कैप को स्टडी करें, तो लार्ज कैप हम्म, जिसको निफ्टी 50 कहते हैं, वैसे ही मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे ये इंडिसेस फॉर्म होती हैं। तो जो टॉप हम्म, 100 स्टॉक्स है हमारे कंट्री के ऑन मार्केट कैप बेसिस, उनको हम हम्म, लार्ज कैप कहते हैं। सो हम्म, रैंक 1 टू रैंक 100 लार्ज कैप, 101 टू 250 को हम मिड कैप कहते हैं, और हम्म, 251 से लेके जो बचे हुए 250 स्टॉक्स है टॉप 500 कंपनीज में, उसको हम स्मॉल कैप कहते हैं। सो रैंक करेक्ट। 251 से लेके 500 कंपनी तक के जो स्टॉक्स है वो स्मॉल कैप में आते हैं। और ये इंडेक्स उन 250 स्टॉक्स में निवेश करती है। बट इंटरेस्टिंग पार्ट जो इस इंडेक्स का है, अगर आप देखेंगे, तो इंडिया में लगभग 22 सेक्टर्स हैं जहां पे ब्रॉडली आप निवेश कर सकते हैं। और ये हम्म, इंडेक्स उन 22 सेक्टर्स से 21 सेक्टर में डाइवर्सिफाइड है। तो आपको इस इन्वेस्ट के द्वारा, इस इंडेक्स के द्वारा, आपको 21 सेक्टर्स में एक्सपोजर लेने का मौका मिलता है। और जैसा हम जानते हैं कि स्मॉल कैप में लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है। बिकॉज आपने देखा होगा कि कभी कभी लिक्विडिटी रिस्क एक कंपनी के स्टॉक प्राइस को इम्पैक्ट कर सकता है। तो वहां पे अगर आपको इस तरह की डाइवर्सिफिकेशन मिलती है, तो आपको वहां पे भी रिस्क को कंट्रोल करने का एक अवसर मिलता है। तो लार्ज हम्म, कैप और मिड कैप के मुकाबले यस, यहाँ पे रिस्क ज्यादा है।
बट उसको आप डाइवर्सिफिकेशन की मदद से मैनेज किया जा सकता है। जी, जी, जी। लेकिन आप ये बात लगातार कह रहे हैं ऋषभ कि ये जो है यहाँ पे वोलैटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है क्योंकि ये स्मॉल कैप स्पेस है, ये बात सब जानते हैं। तो क्यों कोई कंसीडर करे स्मॉल कैप इंडेक्स जहाँ पर इतनी ज़्यादा उठा-पटक होने के चांसेस होते हैं? या आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आई थिंक काफी इन्वेस्टर कम्युनिटी ये जानने की कोशिश करेगा कि इन स्पाइट ऑफ वोलेटिलिटी क्यों मैं स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश करूं, इसमें ऐसी क्या बात है जो मुझे स्टैंड आउट करती है। तो इसके लिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि स्मॉल कैप में ऑप्शंस क्या है आज के दिन हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर हुँ, आप देखें कोई भी इन्वेस्टर आज अगर स्मॉल कैप में एक्सपोजर लेना चाहता है, तो उनके पास 3 ब्रॉड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकते हैं। फर्स्ट वो स्टॉक मार्केट डायरेक्टली इन्वेस्ट करे, स्टॉक खरीदे, बट वहां पे जो रिस्क है वो कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क होने का काफी ज्यादा चांसेस है, बिकॉज जनरली पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है जो स्मॉल कैप में, वहां पे आप अगर एक्सपोजर लेना चाहते हो तो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो आप लेते हो अगर वो कम है, तो आपका जो कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क है वो काफी बढ़ जाएगा। तो स्मॉल या कैप एज अ कैटेगरी इटसेल्फ रिस्की है। उसके बाद अगर आप काफी डाइवर्सिफिकेशन नहीं ऐड कर पा रहे हो, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क भी बढ़ रहा है। सेकंड, आप एक्टिव म्यूचुअल फंड जो मौजूद है इस कैटेगरी में, 24 ऑप्शन है आपके पास आज के दिन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं हमारे कंट्री में। आप उनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट चूज करके इन्वेस्ट कर सकते हो, बट वहां पे भी हमको ये समझना है कि हर फंड मैनेजमेंट हाउस और हर फंड मैनेजर का अपना एक इथोस होता है फंड मैनेज करने का। तो उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है, उनकी एक स्टाइल होती है, और उस हिसाब से वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। और हर पोर्टफोलियो का अपना एक तरीका होता है, और उसी बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस भी आती है इन द फ्यूचर टाइम। तो अगर मैं ये मानता हूँ कि पिछले साल किसी फंड ने अच्छा परफॉर्म किया, तो मैं कॉन्फिडेंस से ये नहीं कह सकता कि वो फंड आज भी टॉप पे रहेगा। तो हुँ, परफॉर्मेंस ऊपर नीचे जाते रहते हैं, और वो एक चैलेंज हो सकता है इन्वेस्टर के लिए। और तीसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो है कि आप एक स्मॉल कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट करें, जहां पे आपका पैसा पैसिवली मैनेज होता है, और आपको एक वाइड सेक्टर का ऑप्शन भी मिलता है जहां पे आपका पैसा डाइवर्सिफाइड वे में इन्वेस्ट होता है। तो इसीलिए एक स्मॉल कैप ऑप्शन इन तीनों ऑप्शन में आपके लिए अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो उसे चूज कर सकते हैं। हुँ। और थोड़ा कंपैरिज़न करके बता पाएँगे हमें इसका परफ़ॉर्मेंस कैसा रहा इस इंडेक्स का कंपेयर टू प्रोबब्ली निफ्टी 50? हाँ, सो निफ्टी 50 जो एक प्रीमियर इंडेक्स है और काफ़ी लोग उसको फॉलो करते हैं। तो अगर हम लास्ट 10 साल की बात करें, बिकॉज़ दोनों ही इक्विटी इंडिसेस हैं, और जनरली हम इक्विटी इंडेक्स की कंपैरिजन लॉन्ग टर्म में करते हैं। तो अगर हुँ, हम 10 साल का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस यहाँ पे देखते हैं, तो लास्ट 10 साल में सीएजीआर रिटर्न, जिसको हम कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट कहते हैं, वो जी। निफ्टी ने 12.96% का बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। विजा विज अगर हम निफ्टी 250 का स्मॉल कैप इंडेक्स देखते हैं, सेम पीरियड में इसने 18.90 का रिटर्न बना के दिया है। तो आउट परफॉर्मेंस के मुकाबले में अगर कंपैरिजन करें, ये दोनों एक अलग इंडिसेस है, बट निफ्टी 250 ने निफ्टी के मुताबिक 6% से ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। तो अगर हुँ, रिटेल इन्वेस्टर को वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से अगर इसी नंबर्स को समझना है कि ये वेल्थ क्रिएशन में कैसे ट्रांसलेट होता है, तो सिंपल हुँ, भाषा में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर लास्ट 15 साल में किसी ने इस इंडेक्स पे एसआईपी की है, अगर पंद्रह जी। हजार दो सौ रुपए की, 15 साल के लिए रेगुलरली उन्होंने निवेश किया है इस इंडेक्स में, तो हुँ, आज के दिन उनके पास लगभग लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि जमा हो पाएगी। तो हुँ, ये एक सिंपल तरीके से अगर हम इसको समझे, कंपाउंडिंग रिटर्न जो इसने दिया है वो इस तरह से जी। वेल्थ क्रिएशन करके देगा। ऋषभ, जो थोड़े पुराने निवेशक होते हैं ना, सीज़न्ड निवेशक, उनको वैल्यूएशन का भी फ़र्क पड़ता है। सो इस इंडेक्स का वैल्यूएशन उसका क्या सीन है? सो जनरली काफी मार्केट करंट मार्केट के हिसाब से डिसाइड करता है कि अभी प्राइस क्या चल रहा है इंडेक्स का। जी। बट जनरली अगर आप सीजन इन्वेस्टर की बात करते हैं, तो वो बहुत सारे नंबर्स क्रंचिंग करते हैं और बहुत सारे रेशियोज को देखते हैं। सो उसी में हुँ, से हुँ। एक रेशियो जो वैल्यूएशन के लिए हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, उसका नाम है पी रेशियो। तो आपके दर्शक भी आई एम श्योर ये रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। तो इसमें दो मेजर इंग्रेडिएंट्स है, एक है प्राइस ऑफ द शेयर और दूसरा है अर्निंग पर शेयर। सो पीई
प्राइस बाय अर्निंग पर शेयर से ये रेशियो बनता है। तो अगर मैं कहता हूँ किसी शेयर का पी रेशियो है 20, तो इन सिंपल वर्ड्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मुझे अगर 1 रुपए की कमाई चाहिए इस स्टॉक से, तो आज के दिन मुझे 20 रुपए निवेश करने होंगे 1 रुपए कमाने के लिए। जी। अगर मैं कहता हूँ कि कोई स्टॉक का पी 25 का है, तो क्या ये एक्सपेंसिव है या क्या ये चीप है, ये कहना एब्सोल्यूट नंबर से बहुत मुश्किल होता है। इसको हम कंपेयर करके अगर देखते हैं तो थोड़ा इजी होता है हमें इस पे कमेंट करने के लिए। तो जी। अगर कंपैरिजन होता है तो क्या ये एक्सपेंसिव है, क्या ये रीजनेबल वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, इसका आप सही हिसाब से सही हिसाब से आप इसकी आप इसको पता कर सकते हैं रैदर देन एब्सोल्यूट नंबर के हिसाब से देखने के हुँ। लिए। तो ओ और अगर हम इसको कंपेयर करें एक्टिव फंड्स, जितने भी जैसे हुँ। मैंने कहा, जो एक्टिव फंड्स ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में, अगर उनका पी की अगर हम बात करें, करंटली उनका पी अराउंड 42.62 का चल रहा है, वर्सेस पी ऑफ स्मॉल कैप इंडेक्स जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, उसका पी करंट वैल्यूएशन पे, करंट मौजूदा मार्केट पे 25.62 का है। तो काफी हुँ। काफी रिजनेबली वैल्यूड है। और अगर हम इसको इसकी के 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड से कंपेयर करें, तो अगर आप जी। देखते हैं लास्ट 5 साल का एवरेज से अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स को कंपेयर करो, तो वहां भी वो अभी रीजनेबल वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। ओके। अब एक बहुत ही अहम सवाल अ, अगर आप जाएँगे बाज़ार में देखने के लिए, तो इसी इंडेक्स को फ़ॉलो करने वाले कुछ फंड्स ऑलरेडी बाज़ार में हैं मौजूद। तो एक सवाल जो निवेशक के दिमाग में आता है कि मैं ये ग्रो का ही फंड जो नया फंड आ रहा है, इसमें क्यों निवेश करूँ? तो जैसा आपने राइटली कहा कि काफी ऑप्शन है वाई ये पर्टिकुलर फंड को हम क्यों देखें। तो हुँ। इसके लिए हमको एक इंडेक्स फंड को समझना बहुत जरूरी है कि इंडेक्स फंड कैसे काम करता है और कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा मेजर होता है इंडेक्स फंड को चूज करने के लिए, जिसको हम कहते हैं ट्रैकिंग एरर, जिसके बदौलत हम किसी भी इंडेक्स फंड को जान सकते हैं कि कितना एफिशिएंट वो प्रोडक्ट है। और ट्रैकिंग एरर अगर आपको जानना है, तो आपको ये समझना है कि कितना क्लोजली, अगर एक किसी फंड का ट्रैकिंग एरर ज्यादा है या हाई है, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस फंड की और इंडेक्स की परफॉर्मेंस में काफी गैप है, तो वो एग्जैक्टली उसको रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है। वहीं अगर किसी फंड का ट्रैकिंग एरर क्लोज है या लो है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फंड की परफॉर्मेंस है वो काफी क्लोज है एक्चुअल परफॉर्मेंस से। और वही एक हुँ। निवेशक का ऑब्जेक्टिव होता है जब वो इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है। तो अब इसमें ग्रो क्या वैल्यू ऐड करता है, तो ग्रो ने अपना एक इन हाउस प्रोप्राइटरी एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसको हम कहते हैं स्पीयर, जिसके बदौलत जो आपकी रीबैलेंसिंग होती है और जिसके बदौलत जो ट्रैकिंग एरर है उसको वो मैनेज करते हैं, जहां से आपका जो एक्चुअल और फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी क्लोज रखने में वो मदद करता है। तो ये जो मॉडल है वो इन हाउस प्रोप्राइटरी मॉडल उन्होंने डेवलप किया है, टेक्नोलॉजी है जिसको वो यूज करते हैं अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने में, जिससे कि जो आपका गैप है वो एक नॉमिनल अमाउंट में मेंटेन रह सके। और इसकी वजह से आपका जो ट्रैकिंग एरर है वो उसको एफिशिएंटली मैनेज करने में वो मदद करते हैं। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अ, एक आखिरी सवाल अ, किस तरह के निवेशक को इस तरह के फंड में या इस फंड में निवेश करना चाहिए? सो ये ये सबके लिए बहुत तो नहीं हो सकता। करेक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिकॉज अगर आप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, स्मॉल कैप से आपका जो हाई रिटर्न का एक्सपेक्टेशन या एक परसेप्शन क्रिएट होता है, तो उसके साथ साथ हमें ये भी जानना है कि ये हाई रिस्क को अपने साथ लेके आता है। तो हुँ। एनी इन्वेस्टर जो हाई रिस्क चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, वो इसे देख सकते हैं, बट इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है लॉन्ग टर्म व्यू रहना भी बहुत जरूरी है। बिकॉज स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी टेक्स टाइम टू परफॉर्म। तो आपको लॉन्ग टर्म और हाई रिस्क एपेटाइट, इस दोनों का कॉम्बिनेशन रखना बहुत जरूरी है। और दूसरा, अगर आपको लगता है एज अ निवेशक, आपको लगता है कि एक्टिव फंड्स सिलेक्ट करने में मुझे काफी तकलीफ होती है, मुझे बहुत डिफिकल्टी होती है कि कैसे कौन सा एक्टिव फंड मैं चूज करूं, तो भी आप एक ये फंड को आप प्रिफर कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप अपने डिसीजंस लेना चाहते हैं और आप क्लियर नहीं है, तो हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को साथ में रखिए, उनसे राय लीजिए और उनकी सहमति के बाद और
आपके फाइनेंशियल गोल्स को मद्देनज़र रख के आप कोई भी प्रोडक्ट में निवेश करने का डिसीजन लीजिए। ऑलराइट। बहुत-बहुत शुक्रिया ऋषभ, आज इस प्रोडक्ट को और ख़ासकर निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को इतने आसान शब्दों में समझाने के लिए। आई एम श्योर हमारे जो दर्शक हैं, उनकी काफ़ी उलझनें दूर हुई होंगी और अब उन्हें अगर इस तरह की प्रोडक्ट में या स्पेस में निवेश करना है, तो वो अपनी समझदारी के साथ निवेश करेंगे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कोई उलझन हो अगर आपको तो आप नीचे कमेंट करके बताएँगे या फिर आप हमें मेल करेंगे ask@bewealthy.co.in पर। और याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।